तारीख थी 5 अक्टूबर 2024। सुबह के 10:45 हो रहे थे। ईरान के सिमनान प्रोविंस इलाके में 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। यूं भी ईरान में साल भर के अंदर कई भूकंप देखने को मिलते हैं, पर यह वाला कोई मामूली सा भूकंप नहीं था, क्योंकि जैसे ही दुनिया को इसके बारे में पता चला, लोग एक्स पर लिखने लगे। इस घटना से 3 दिन पहले ही ईरान ने अपनी सरजमी से लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की थी इजराइल पर। इसके बाद एक इंटरव्यू देकर नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान अपनी इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। Iran made a major mistake this evening and it will pay for it. पर फिर ईरान के प्राइम मिनिस्टर और बाद में जुमे के दिन सुप्रीम लीडर ने भी अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह पैगाम भेज दिया था कि अगर इजराइल ने उनके देश पर हमला किया तो उनका जवाबी हमला पहले से भी घातक होगा और तबाही वाला होगा। बावजूद इस धमकी के ईरानियन इंटेलिजेंस और वॉशिंगटन के ऑफिशियल्स को अच्छे से मालूम है कि इजराइल हिट बैक करेगा, और यही वजह है जो अब कुछ लोग एक्स पर दावा कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर को सेमनान प्रोविंस में जो भूकंप आया था वो कोई आम सी घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कारण था परमाणु बम की जमीन के अंदर टेस्टिंग। Has Iran, behind the fog of war, under threat from a rampant Israel, secretly become a nuclear power? पिछले 2 दशकों से पश्चिमी देश और उन सब पर हुकूमत करने वाला अमेरिका इसी डर में जी रहे हैं कि कहीं ईरान एक परमाणु हथियार न बना ले, और उनका यह डर तब और बढ़ जाता है जब ऐसी बातें सामने आई कि ईरान के पास कुल 6.5 टन एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसमें 1.5 क्विंटल यूरेनियम अप टू 60% लेवल तक एनरिच्ड है। हालांकि एक परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का अप टू 90% तक एनरिच्ड होना जरूरी होता है, पर IAEA के डायरेक्टर जनरल का कहना है अगर ईरान चाहे तो वो 2 हफ्तों के अंदर ऐसा कर सकता है, और यही पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा डर है। उनको अच्छे से मालूम है परमाणु हथियार का किसी भी देश के हाथ में होना उसका दर्जा बुलंद कर देता है। फिर वो अपने से बराबर तो क्या, अपने से बड़े दुश्मन की भी आंखों में आंखें डालकर बात करने लायक हो जाता है। यही वजह है जो अमेरिका नहीं चाहता है कि परमाणु हथियार ईरान के हाथ में जाए। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि क्या वाकई ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, या फिर वो सिर्फ ख्वाब दिखता है, या फिर ये इजरायली प्रोपेगेंडा है उसे बदनाम करने के लिए। क्या ईरान को सच में न्यूक्लियर पावर बनना है? क्या वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुका है? क्या है उस भूकंप के पीछे छुपी हुई सच्चाई? आइए जानते हैं। दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि परमाणु बम को बनाया कैसे जाता है। परमाणु बम फिजिक्स के फिजन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये फिजन बेसिकली एक चेन रिएक्शन है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज एटम से बनी है। एटम के अंदर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। ये एक न्यूक्लियस यानी एक सेंटर के इर्द गिर्द नाचा करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये खोज कर ली थी कि कैसे किसी एटम का विभाजन किया जाए, और उन्होंने ये करते हुए ऐसा पाया था कि जब भी किसी एटम को तोड़ा या बांटा जाता है तो उसमें से बहुत हाई लेवल की एनर्जी रिलीज होती थी। और अब समझिए इस बात को कि हमारे धरती की सतह में यानी उसके क्रस्ट में एक धातु पाया जाता है जिसे यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम हाईली रेडियो एक्टिव होता है, यानी इसके उपयोग से आसानी से बम बनाए जा सकते हैं। इसी धातु से परमाणु बम भी बनाया जाता है। पर यूरेनियम, जिसे येलो केक भी कहा जाता है, वो पाया जाता है यूरेनियम 238 स्टेट में। बेसिकली ये यूरेनियम को वो फॉर्म होता है जिसमें वो हाईली रिएक्टिव नहीं होता। इसे रिएक्टिव बनाने के लिए प्यूरिफाई किया जाता है। जब ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है U235, और जब यूरेनियम इस फॉर्म में आ जाता है तो जब उसको तोड़ा जाता है तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और काफ़ी एनर्जी भी रिलीज होती है। पर ये खतरनाक तब बन जाता है जब ये बांटे जाने के बाद रुकता नहीं है, बल्कि अगल बगल के एटम्स को जाकर भी बांटना शुरू कर देता है, और वो भी आगे वाले एटम्स को बांटते चले जाते हैं, और फिर चलती ही रहती है ये चेन रिएक्शन, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब पूरे आसमान में एक ब्लास्ट सा दिखाई देने लग जाता है। एटम बम इतना खतरनाक है कि जब इसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था तब न केवल वो शहर मिनटों में तबाह हो गया था, बल्कि वहां रहने वाले 1,40,000 के आसपास निवासी भी मौत की नींद सो गए थे। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा जनसंहार था। हिरोशिमा पर उस बम का ऐसा असर हुआ कि आज तक वहां के लोग उसके साइड इफेक्ट्स झेलते हैं। एटम बॉम्ब की यही तो खासियत बोले या फिर उसका श्राप कहें कि वो जहां कहीं भी गिरेगा उस जगह को
अगले हजारों सालों के लिए बर्बाद कर देगा। न उस जमीन पर खेती बाड़ी होगी, न वहां का वातावरण अच्छा होगा और उस जगह पर पैदा होने वाला बच्चा भी बड़ी बड़ी बीमारियों का मरीज बनकर रहेगा। और ये तो उस बम की बात है जो आज से 70 साल पुराना था। आज रूस और अमेरिका के पास इतने घातक परमाणु हथियार हैं जिनका अनुमान आप इस तरह से लगाइए कि अगर उनमें से एक भी दिल्ली के चांदनी चौक वाले इलाके में गिरा दिया जाए तो न केवल पुरानी दिल्ली बल्कि पूरा एनसीआर चंद सेकंड्स में मलबे का ढेर बन जाएगा। बॉम्ब से निकलने वाली गामा रेज के चलते आदमी की हड्डियां भी धूल की तरह उड़ जाएंगी। इंसान कुछ इतना घातक बना सकेगा, शायद इसकी कल्पना तो ऊपर वाले ने भी नहीं करी होगी। खैर, यह था एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कि कैसे परमाणु बम बनता है और वो कितना खतरनाक है। ऑब्वियसली परमाणु बम बनाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन ईरान उन कुछ देशों में से एक है जो परमाणु हथियार बनाने जितना काबिल तो है, लेकिन वो अभी तक इसे बना नहीं पाया है, या ये कहें कि बन नहीं रहा है। इजरायलियों का ऐसा आरोप लगाना है कि 1990 से लेकर 2003 तक ईरान एक खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था जिसका नाम प्रोजेक्ट अमाद था। मोसाद के जासूसों ने जो दस्तावेज इकट्ठा किए थे उनके आधार पर उनका आरोप लगाना था कि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की नो हाउ किसी फॉरेन कंट्री से मिली थी। बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्दुल कदीर खान था। ये वही आदमी है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनाने के पीछे सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभाने वाला था। इनफैक्ट कदीर खान ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान यह कबूला था कि उन्होंने ब्लैक में ईरानियन ऑफिशियल्स को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची थी। इसीलिए इजरायली लीडर्स ईरान पर आरोप लगाते रहते हैं कि वो दुनिया भर से झूठ बोल रहा था और अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर बम बनाने की रिसर्च में जुटा हुआ था। और ये बात ईरान के एक्शंस को देखकर लगता है कि सच भी है, क्योंकि 2009 में कई पश्चिमी देशों के द्वारा आरोप लगाने के बाद ईरान ने यह कबूला था कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था। हालांकि उनका कहना था ये पीसफुल पर्पसेस के लिए की गई रिसर्च थी और जिस पर उसने 2003 के बाद से रोक लगा दी थी। और तो और अपनी सफाई देते हुए ईरानियन लीडर्स कहते हैं कि इमाम यानी आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी ने न्यूक्लियर वेपन को गैर इस्लामी घोषित कर रखा है, इसलिए वो कभी भी उसे नहीं अपनाने वाले हैं। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन के साथ जब ईरान की जंग चल रही थी तब आए दिन सद्दाम हुसैन केमिकल वॉरफेयर का उपयोग करके हजारों की जान लेता था। बदले में जब भी खोमैनी साहब से कहा जाता कि ईरान को भी केमिकल वॉरफेयर यूज करना चाहिए तो हमेशा इसे गैर इस्लामी कह करके मना कर देते थे। खैर, इसके बावजूद भी उस पर शक बरकरार रहता है। फिर फाइनली जाकर ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करती है कि ईरान को कैसे रोका जाए परमाणु हथियार बनाने से। उन्होंने प्रेशर या फिर धमकी देकर उसे रोकने के ना तरीकों को अपनाकर समझौता करके हल निकालने की कोशिश की थी। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर JCPOA भी कहा जाता है, 7 देशों और ईरान के बीच में साइन किया जाता है। इस ट्रीटी के जरिए ईरान अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लोकेशन से लेकर लैब में हो रहे हर प्रक्रिया के बारे में जितनी भी जानकारी यूनाइटेड नेशंस को चाहिए होगी देने के लिए राजी था। इतना ही नहीं, वो तो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पर सेट की गई लिमिट को भी फॉलो करने के लिए रेडी था और बाहर देशों से आए न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अपनी फैसिलिटीज की मॉनिटरिंग करने के लिए भी राजी था। बस उसकी शर्त इतनी थी कि अमेरिका ने जितने भी प्रतिबंध उसके खिलाफ लगाए हैं सब खत्म कर दे। 15 जुलाई 2015 को ये डील फाइनलाइज हो गई थी। लेकिन फिर 2016 में अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं और वहां सरकार बनती है रिपब्लिकन की, जो हमेशा से इस डील के खिलाफ थे। सत्ता में आने के 2 साल बाद ही ट्रंप ने इस डील को कैंसिल कर दिया और ईरान के ऊपर सारे प्रतिबंध दोबारा से थोप दिए। पर फिर भी ईरान बाकी पश्चिमी देशों के साथ इस डील में बना रहता है। लेकिन मामला वहां से खराब हो जाता है जब साल 2020 की शुरुआत में अमेरिका एक एयर स्ट्राइकर के जनरल कासिम सुलेमानी को मार देता है। इसके बाद ईरान ऐलान करता है कि अब वो यूरेनियम एनरिचमेंट पर सेट की गई सारी लिमिट्स को तोड़कर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ावा देगा। इतना ही नहीं, धीरे धीरे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता गया, जिसके चलते ईरान ने JCPOA के बाकी सारे अकॉर्ड्स को भी तोड़ना शुरू कर दिया। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि ईरान के पास कुल 6 टन से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम 235 है, जिसमें से 1.5 क्विंटल के करीब यूरेनियम 60% तक एनरिच्ड हो चुका है। एक एटम बम बनाने के लिए केवल 20 किलोग्राम यूरेनियम की जरूरत होती है जो 90% तक एनरिच्ड हो। यानी एक एस्टिमेट के मुताबिक ईरान चाहे तो 2 महीने के अंदर अंदर एक एटम बम से लेकर 4 एटम बम तक स्टॉक में बनाकर रख सकता है। हालांकि एटम बम बनाना और एटम बम को टेस्ट करके लॉन्च करना, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है।
एटम बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग को लेकर उसको बैलिस्टिक मिसाइल्स में फीड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है, जिसे ईरान बिना किसी न्यूक्लियर पावर की मदद लिए जल्द नहीं कर सकता है। अगर वह खुद से सब कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे 1 साल का टाइम लग जाएगा और इतना टाइम काफी है उसे रोकने के लिए भी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्यों लोग एक्सपर्ट बातें बना रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों से लेकर वॉशिंगटन में बैठे दिग्गज यही सोचते हैं और मानते हैं कि ईरान के अंदर कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिन्हें ईरान ने दुनिया के सामने अभी भी नहीं लाया है। उन्हें लगता है ईरान जरूर कोई चाल चल रहा होगा, जरूर उसके देश में कोई ना कोई खुफिया न्यूक्लियर साइट होगी जिसका पता केवल कुछ लोगों को ही है। सरप्राइजिंगली ये सेमनान प्रोविंस जो है जहां भूकंप आया था उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर इमाम खोमेनी नाम का एक मिसाइल हेडक्वार्टर है। इतना ही नहीं, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी नाम के एक इंस्टीट्यूट का ऐसा आरोप लगाना है कि सेमनान प्रोविंस के दक्षिणी इलाके की तरफ ईरान ने अंडरग्राउंड टेस्टिंग साइट्स बना रखी हैं जो प्रोजेक्ट अमाद के टाइम से बनी हुई हैं। हालांकि ईरान कहता है कि ये सब बातें सच नहीं है बल्कि बस इजरायली प्रोपेगेंडा है। फिलहाल जितनी जानकारी सार्वजनिक है, सामने है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भूकंप 5 तारीख को आया था वो एक नेचुरल फिनोमिनन था। ऐसा कोई सबूत फिलहाल हमारे पास नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की वजह से हुआ था। पर यह बात भी सच है कि अगर ईरान चाहे तो कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है, उसके पास संसाधन तो हैं। अब अक्टूबर 2 को हुए अटैक के बाद ही इजरायल के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि वो बदला लेंगे। पिछली बार जब ईरान ने इजरायल पर अटैक किया था तो जवाबी हमले में इजरायल ने एक ड्रोन को उनकी न्यूक्लियर साइट पर गिराया था। हालांकि उससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एक बार फिर से अब कहा जा रहा है कि इजरायल ईरान पर हमला करेगा और इस बार का हमला पहले से घातक होगा क्योंकि इस बार वो ईरान की मेजर न्यूक्लियर साइट्स से लेकर किसी जाने माने तेल के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है, जिसके कारण उसका काफी नुकसान होगा। साल 2015 में JCPOA पर साइन करने के बाद से ही दुनिया भर को ईरान की हर मेजर न्यूक्लियर साइट की लोकेशन से लेकर उसमें क्या होता है सब मालूम है। ईरान के कुछ मेजर न्यूक्लियर साइट्स मैप में कुछ इन जगहों पर हैं। इनमें से कोई भी हमले का शिकार हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि ईरान ये खतरा नहीं जानता। उसे पहले दिन से ही मालूम था कि उसकी दुश्मनी ताकतें उसके इन ठिकानों पर किसी न किसी बहाने से हमला कर सकती हैं, इसलिए वो भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। जैसे हमास ने अंडरग्राउंड टनल्स बना रखे थे पूरे के पूरे गजा पट्टी में, उसी से इंस्पायर होकर ईरान ने भी अपनी कई न्यूक्लियर साइट्स जमीन के अंदर बना रखी हैं, जिसको ये सोचकर डिजाइन किया गया है कि अगर कभी इन पर हमला होता है तो कैसे इस जगह को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही ईरान ने अपनी हर न्यूक्लियर साइट से थोड़ी सी दूर पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स बैटरी लगा रखी है ताकि दुश्मन के हवाई जहाजों को रोका जा सके। इतना ही नहीं, इजरायल अगर ईरान के किसी तेल ठिकाने को टारगेट करता है तो इससे न केवल ईरान का नुकसान होगा बल्कि पूरी दुनिया के तेल कारोबार पर भी असर पड़ेगा। ईरान के पास अच्छा खासा तेल है, वो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कोऑपरेशन का हिस्सा है और अगर चाहे तो अरब मुल्कों के साथ शेयर करके तेल की वो पाइपलाइन जिनसे पश्चिमी देशों तक तेल पहुंचाया जा रहा है उसे भी रोक सकता है। और भी रास्ते हैं, जैसे अरब मुल्कों को डर है कि अगर कहीं इजरायल के अटैक की वजह से ईरान के किसी तेल ठिकाने को नुकसान हुआ तो ईरान की प्रॉक्सी आर्मी उनके देशों के तेल के ठिकानों पर मिसाइल्स दागने शुरू कर सकते हैं। यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले ऐलान करके अरब मुल्कों ने इजरायली विमानों को अपने एयर स्पेस से होकर कुछ भी ईरान की तरफ भेजने से मना कर दिया है और वो प्रेसिडेंट बाइडेन से बात करके ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला होने की जो संभावना है उसको रोकने में लगे हुए हैं। इजरायल भी कई बार कह चुका है कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को या फिर तेल के ठिकानों को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये मैंने कोशिश की थी कि आपको जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, अभी क्या हुआ, कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसको लेकर के मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे सकूं। अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें शामिल करना चाहिए था और डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए था तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दें अपने सवाल। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उनको शामिल किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।